नमस्कार साथियों, राजस्थान की जो भौगोलिक संपदा है उस भौगोलिक संपदा में राजस्थान की नदियों के अंदर मैंने अपने वीडियो में आपको पूरी नदियों का एक स्ट्रक्चर आपको समझाया है, जिसमें अरब सागर की ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां, मैंने एक ही वीडियो में उन सारों का एक संक्षिप्त सार और रूपरेखा आपको समझाई है। उसका एक ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार किया था। फिर मैंने चंबल और बनास नदियां, बाणगंगा और गंभीर नदियां, जो बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियां है, जो राजस्थान के 30% भूभाग पर बहती है, उनके बारे में बताया है। आज मैं आपको अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां, जो राजस्थान के 10% भूभाग पर बहती है, उनके बारे में बताने वाला हूं। राजस्थान के अंदर लूनी, पश्चिम उसकी सहायक नदियां, पश्चिम बनास, साबरमती और माही नदी, ये नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती है। उनको मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो मैं शुरू कर रहा हूं। उसमें मैं आपको बताऊंगा लूनी नदी के बारे में। और ये जो लूनी नदी है, इस लूनी नदी का जो प्रवाह होता है वो प्रारंभ होता है लूनी नदी का नाग पहाड़, आना सागर, अजमेर। सर्पिलाकार पहाड़ी होने के कारण, सांप के फन जैसी पहाड़ियां होने के कारण अजमेर की पहाड़ियों को नाग पहाड़ कहा जाता है। 873 मीटर ऊंची तारागढ़ अजमेर मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तोड़गढ़ अजमेर मध्य अरावली से थोड़ा सा नीचे आती है। तो नाग पहाड़ आना सागर झील है, उस आना सागर झील से अपनी नदी निकलती है, लूनी नदी। तो लूनी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़, और नाग पहाड़ आना सागर, और आना सागर कहां पर? अपने अजमेर। तो नाग पहाड़, आना सागर, अजमेर से लूनी नदी का उद्गम होता है। राजस्थान की दो ऐसी नदियां हैं जो अरावली को मध्य से काटती है। लूनी नदी इधर से क्रॉस करके मरुस्थल के अंदर आती है, और बनास नदी इधर से क्रॉस करके और अपने पूर्व दिशा के अंदर जाती है। तो मध्य अरावली को दो नदियां हैं जो अरावली को मध्य से काटती है, एक लूनी नदी और एक अपनी बनास नदी। NH8 अरावली के समानांतर चलता है। तो यहां से इसका उद्गम होता है, और उद्गम पर लूनी नदी को सागरमती कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सागरमती नदी किस नदी का उपनाम है? तो अपने को सागरमती, क्योंकि लूनी नदी को उद्गम पर सागरमती कहते हैं। लूनी नदी 495 किलोमीटर है, और राजस्थान के अंदर ये 330 किलोमीटर है। तो लूनी नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 330 किलोमीटर, और कुल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर। ये जो लूनी नदी है, इस लूनी नदी को मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। मरुस्थल की गंगा लूनी नदी को कहते हैं। इसे साकरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। लूनी नदी का जो जल है, अगर अपन बात करें तो लूनी नदी नागौर, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर होते हुए कच्छ का रण, एक अपने रण है कच्छ का रण, जो क्षेत्र होता है वो दलदली भूमि होती है। तो जो कच्छ का रण है, ये स्थान है कच्छ का रण, ये अपने गुजरात है। तो गुजरात का ऐसा हिस्सा अपने को देखने को मिलता है ऐसे। तो ये जो इलाका है ये कहलाता है कच्छ का रण। भारत का के सबसे बड़े जिलों में कच्छ जो जिला है, तो ये है कच्छ का रण। यहां पर लूनी नदी क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। लूनी नदी का अगर अपन प्रवाह देखेंगे तो लूनी नदी अजमेर, फिर लूनी नदी नागौर, फिर कुछ हिस्सा इसका पाली में। वर्तमान में पाली का जो हिस्सा है वो अभी ब्यावर जिले में बहता है, जेतरण वाला हिस्सा पाली। फिर जोधपुर, यहां लिख देता हूं, फिर जोधपुर के बाद में ये बाड़मेर में। तो बाड़मेर में बालोतरा और बाड़मेर दोनों में, और उसके बाद में ये जालोर होते हुए
फिर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ये लूनी नदी का प्रवाह है। लूनी नदी उद्गम नागपाड़, आना सागर, अजमेर, अजमेर से नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। वर्तमान में प्रवाह देखें तो अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर होते हुए कच्छ के रण के अंदर लूनी नदी क्या होती है, विलीन हो जाती है। उद्गम पर इसे सागरमती कहते हैं। यहां अगर बालोतरा के अंदर जो नया जिला है, तो नया जिला कौन सा है, बालोतरा। तो इस बालोतरा के अंदर लूनी नदी का जो जल है, यहां तक लूनी नदी का जल मीठा रहता है और उसके बाद में खारा हो जाता है। तो लूनी नदी का जल कहां तक मीठा रहता है और उसके बाद में खारा हो जाता है, तो अपन बात करेंगे बालोतरा। बालोतरा बाड़मेर तक लूनी नदी का पानी मीठा, उसके बाद खारा हो जाता है। ये जो समस्या होती है, इस समस्या को कहते हैं केशिकत्व। अपने जो मरुस्थल है, वो मरुस्थल 33 महासागर का अवशेष है। तो महासागरीय अवशेष होने के कारण उसके अंदर नमक की मात्रा यहाँ की मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि पानी तो सूख गया मगर जो नमक है वो इस रेगिस्तान के कणों के अंदर मिला हुआ है। जब पानी बहता है तो जमीन का जो नमक है उस पानी में घुल घुल के आगे मिलता रहता है। इस चीज को कहते हैं केशिकत्व, यानी कि केशिका नली का सिद्धांत होता है कि एक साइड के अंदर अगर प्रेशर पड़ेगा तो वो दूसरी साइड से समान रूप से उसका जो प्रभाव है वो दिखेगा। वही होता है कि पानी बह रहा है तो उसके अंदर नमक में मात्रा मिलेगी और वो भी उसके साथ में बहेगा। यही कारण है कि राजस्थान के अंदर जो खारे पानी के जिले हैं उनका जो कारण है वो केशिकत्व है, और यही कारण है केशिकत्व ही लूनी नदी के पानी के खारा होने के का। तो लूनी नदी का पानी बालोतरा बाड़मेर में नहीं, अब बालोतरा खुद जिला, तो लूनी नदी का पानी बालोतरा तक मीठा रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। तो जो 33 महासागर का अवशेष होने के कारण ही ये जो एरिया है इसमें खारे पानी की झीलें पाई जाती है। बालोतरा जो है, ये बालोतरा रंगाई छपाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रंगाई छपाई उद्योग के लिए भी पाली भी प्रसिद्ध है और बालोतरा भी प्रसिद्ध है। ऐसे आप समझिए कि एक साइड के अंदर यहाँ रेत का टीला है और ये नीचे सपाट जगह है। अगर अपन बात करें कि इस रेत के टीले के ऊंचाई में यहां से नदी बह रही है और पास में जो जगह है वो इससे भी नीचे है, तो इसे कहा जाता है नदी के पेटे से भी नीचे। तो जो बालोतरा जंक्शन है वो पास में जो लूनी नदी बहती है वो ऊंचाई पर बहती है और बालोतरा जंक्शन नीचे है। तो बालोतरा बाड़मेर पास में स्थित नदी यानी कि लूनी नदी के पेटे से भी क्या है, नीचे। सेम यही कंडीशन है कि हनुमानगढ़ जंक्शन जो हनुमानगढ़ में है वो भी पास में स्थित लूनी नदी के पेटे से भी क्या है, नीचे। अतः अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है उसको समझिए कि जो अजमेर है, इस अजमेर में जो स्थान है पुष्कर, इस पुष्कर अजमेर से एक नदी है जिसका नाम है सरस्वती। ये सरस्वती नदी लूनी नदी में मिलती है, तब इसका आगे नाम लूनी हो जाता है। तो उद्गम पर इसे सागरमती कहा जाता है। फिर ये जो स्थान है इस स्थान को कहते हैं गोविंदगढ़। गोविंदगढ़। तो अपन बात कर रहे हैं कि लूनी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़, आना सागर, अजमेर। उद्गम पर इसे सागरमती कहते हैं। पुष्कर अजमेर से आने वाली सरस्वती नदी जब गोविंदगढ़ के निकट सागरमती में मिलती है तब इसका आगे नाम क्या हो जाता है, लूनी हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया कि अगर अजमेर की या पुष्कर की पहाड़ियों में अगर तीव्र वर्षा होती है तो बाढ़ आने की संभावना कहां रहेगी। तो यहां अगर तीव्र वर्षा होगी और ये बालोतरा जो पास में स्थित नदी के पेटे से नीचे है तो यहां पर क्या आएगी, बाढ़ आएगी। तो बालोतरा के अंदर क्या आएगी, बाढ़ आएगी। ऐसा क्वेश्चन हमें आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो ये आप चीज को क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। इसी बालोतरा में मल्लीनाथ पशु मेले का क्या होता है, आयोजन होता है।
अब अपन बात कर रहे हैं कि जो लूनी नदी है, इस लूनी नदी के ऊपर जोधपुर के अंदर एक बांध बना हुआ है, जिस बांध को कहते हैं जसवंत सागर। जसवंत सागर। तो जसवंत सागर कहां पर है? जोधपुर के अंदर है, और इसी को कहा जाता है पिचियाक बांध। पिचियाक बांध। तो जसवंत सागर या पिचियाक बांध जोधपुर को जो जल की आपूर्ति कौन सी नदी करती है? लूनी नदी करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लूनी नदी अगर कोई ऊपर से चल रहा है तो उसका ऊपर का जो ये राइट एंड होता है इसे दायां कहते हैं, और जो लेफ्ट एंड रहता है इसे बायां कहते हैं। ऐसे कहते हैं ना डावड़ियो, तो डावड़िया नहीं होता, ये बावड़िया होता है, क्योंकि बाएं से क्या बनता है? बावड़िया बनता है। तो इधर का जो सेक्टर है वो दायां है, इसलिए नागौर के पोडलू गांव की पहाड़ियां, नागौर के पोडलू और पोडलू गांव की जो पहाड़ियां हैं, इस पोडलू गांव की पहाड़ियों से एक नदी आती है जिसको कहते हैं जोजड़ी। तो ये जो जोजड़ी नदी है ये एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। तो लूनी नदी में एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली जो नदी है वो कौन सी है? जोजड़ी नदी। फिर अगर बात करें अपन तो पाली के अंदर ही एक छोटी सी नदी है जिसको अपन कहते हैं बांडी। तो बांडी नदी में पाली पर हेमावास बांध बना है। हेमावास, तो हेमावास ऊपर लिख देता हूं मैं, तो ये है हेमावास, और हेमावास कहां पर है? पाली के अंदर। और किस नदी पर है? बांडी नदी पर। तो बांडी नदी पर पाली में हेमावास बांध बना हुआ है। तो लूनी की जो सहायक नदियां हैं उसमें जोजड़ी एकमात्र दाएं ओर से आने वाली एक नदी का नाम है बांडी, जिसके ऊपर पाली में हेमावास बांध बना हुआ है। लूनी की जो प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम है जवाई। जवाई नदी। ये जो जवाई नदी है ये गोरिया गांव बाली तहसील पाली से इसका उद्गम होता है। तो जवाई नदी का उद्गम गोरिया गांव बाली पाली से होता है, और ये जो जवाई नदी है ये जवाई नदी सहायक नदी है। और सहायक नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये लूनी नदी की सहायक नदी है। इस जवाई नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसे अपन कहते हैं जवाई बांध। जवाई बांध। तो ये जवाई बांध है ये सुमेरपुर में, और सुमेरपुर है पाली। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जवाई बांध कहां है? सुमेरपुर पाली के अंदर। किस नदी पर है? जवाई नदी। जवाई नदी का उद्गम होता है गोरिया गांव बाली पाली से। इस जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर। तो मारवाड़ का जो अमृत सरोवर है वो जवाई बांध को कहते हैं। जवाई बांध सुमेरपुर पाली में है, जवाई नदी के ऊपर है। जवाई नदी का उद्गम होता है गोरिया गांव बाली पाली से। और जवाई किसकी सहायक नदी है? जवाई सहायक नदी है लूनी की। एक लूनी की जो सहायक नदी है उसका नाम है सूकड़ी। जालोर के पास में एक नदी है, उस नदी का नाम है सूकड़ी नदी। इसको नीचे लिख देता हूं, सूकड़ी। अब इस नदी का नाम है सूकड़ी नदी। छोटी नदियां हैं उनको आपको ध्यान रखना है, ये सब इधर अरावली पर्वतमाला है उसे निकल के आ रही है। कोई गांव, छोटे गांव होंगे मगर प्रसिद्ध नहीं है और क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं उन चीजों को आपको नहीं बता रहा हूं। तो सूकड़ी नदी है, ये लूनी की सहायक नदी है। इस सूकड़ी नदी के किनारे के ऊपर ही अपने जालोर का दुर्ग है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि जो जालोर दुर्ग है वो किस नदी के किनारे पर? सूकड़ी नदी के किनारे पर। जालोर के अंदर ही सूकड़ी नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है बाकली बांध। बाकली बांध। और बाकली बांध कहां पर है? जालोर के अंदर। और किस नदी के ऊपर है? सूकड़ी नदी के ऊपर है। तो अगर सहायक नदियों में बात करें तो जोजड़ी, बांडी, जवाई, सूकड़ी, इसके अलावा इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके अंदर जैसे यहाँ सूकड़ी है तो इस तरह से मीठड़ी भी है, इस तरह से लीलड़ी भी है, सागी भी है और गुहिया भी है। इसके अलावा अपन ने पहले ऊपर लिख दिया है जिसमें जोजड़ी है, फिर जवाई है और सूकड़ी है। तो अगर लूनी नदी की सहायक नदियों की बात करें तो सूकड़ी लिखा हुआ है, तो लूनी नदी की सहायक नदियां सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, सागी, गुहिया, जोजड़ी, जवाई और हेमावास पाली जो बांध है वो नदी है बांडी। तो सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, सागी, गुहिया, ये गुहिया, जोजड़ी, जवाई, बांडी, ये लूनी नदी की सहायक नदी है। मुख्य सहायक नदी कौन सी है? तो जवाई नदी, जिसके ऊपर मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध बना हुआ है। एक है जोजड़ी नदी जो एकमात्र दाईं ओर से लूनी नदी के अंदर प्रवेश करती है। लूनी नदी का प्रवाह है अजमेर, पुष्कर, नागौर, अपने अजमेर, पुष्कर अजमेर में, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। अगर अपन बात करें तो पाली का कुछ ब्यावर वाला हिस्सा भी है, फिर बाड़मेर के अंदर बालोतरा वाला हिस्सा है, पहले जालोर का सांचौर वाला हिस्सा भी इसमें आता था, मगर अब सांचौर को जिला हटा दिया है, तो उस चीज को अपने को अब थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। जालोर के अंदर लूनी नदी का जो प्रवाह होता है इसे नेहड़ कहते हैं। नेहड़, तो जो नेहड़ किसे कहते हैं? जालोर के अंदर लूनी नदी का जो प्रवाह है उसे नेहड़ कहते हैं या रेल या नेड़ा कहा जाता है। तो लूनी नदी का प्रवाह है जालोर में नेहड़, रेल या नेड़ा कहा जाता है। ये अपने लूनी नदी का जो प्रवाह है उसकी अपन बात कर रहे हैं। बालोतरा, बाड़मेर तक इसका पानी खारा होता है, उसके बाद मीठा हो जाता है, इसलिए इसे आधी खारी और आधी मीठी नदी भी कहा जाता है। तो आधी खारी और आधी मीठी नदी किसे कहते हैं? लूनी नदी को कहा जाता है। बेसिक बात कर रहे हैं कि लूनी नदी, जिसे मरुस्थल की गंगा या मरुगंगा कहते हैं, साकरी नदी कहते हैं, आधी खारी और आधी मीठी नदी कहा जाता है, जिसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, जिसमें 330 किलोमीटर ये अपने राजस्थान के अंदर है। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़, आना सागर, अजमेर से होता है। उद्गम पर इसे सागरमती कहते हैं। गोविंदगढ़ के निकट पुष्कर से आने वाली जो सरस्वती नदी है वो इसमें मिलती है, तब से इसका नाम लूनी नदी हो जाता है। लूनी नदी के दाईं ओर से पोडलू गांव की पहाड़ियां, नागौर से जोड़ी नदी आके मिलती है। बांडी नदी जो लूनी की सहायक है, इस पर पाली में हेमावास बांध बना हुआ है। लूनी नदी जसवंत सागर झील, पिचाक बांध को जल की आपूर्ति करती है। बालोतरा, बाड़मेर तक लूनी का पानी मीठा, उसके बाद खारा हो जाता है, और इसका जो मुख्य कारण है वो केशिकत्व है। और जो राजस्थान में खारे पानी की जो झीलें हैं उनके निर्माण का जो कारण है वो भी क्या है? केशिकत्व है, क्योंकि पानी के अंदर नमक बहता रहता है और वो इकट्ठा हो जाता है तो पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। कच्छ के रण के अंदर ये क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदी जवाई नदी, जिसका उद्गम गोरिया गांव, बाली, पाली से होता है। जवाई बांध सुमेरपुर, पाली के अंदर बनाया गया है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जालोर के ग्रेनाइट पत्थर से इसका निर्माण कराया गया है। फिर अपन बात कर रहे हैं कि इसकी सहायक सूकड़ी नदी है। इस सूकड़ी नदी के ऊपर जालोर के अंदर बाकली बांध बना हुआ है, और जालोर दुर्ग भी सूकड़ी नदी के किनारे के ऊपर। लूनी नदी के प्रवाह को जालोर में नेहड़, रेल या नेड़ा कहा जाता है। इस तरह से अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाले के अंदर
पहली नदी की जो अपन ने बात की है वो लूनी नदी की बात की है। अब मैं आपको समझा रहा हूं माही नदी के बारे में। तो जो माही नदी है, इस माही नदी के बारे में मैं आपको समझाऊं तो माही नदी जो राजस्थान के अंदर प्रवाह है, तो थोड़ा सा इसको मैपिंग के ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा सीधा, कि जैसे ये अपने दक्षिणी जो राजस्थान है उसका हिस्सा अपन मानेंगे, ये अपना बांसवाड़ा वाला हिस्सा है और ये डूंगरपुर और ये प्रतापगढ़ वाला हिस्सा है। तो एक स्थान है जिसका नाम है अलमोरू। अलमोरू, तो अलमोरू की जो पहाड़ियां हैं, ये अलमोरू की पहाड़ियां विंध्याचल पर्वतमाला है। एक झील का नाम है मेहद झील, और कहां पर है तो एमपी। तो उद्गम होता है माही नदी का अलमोरू की पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वतमाला, मेहद झील और एमपी से। ये माही नदी राजस्थान के अंदर जो प्रवेश करती है, ये जो स्थान है, इस स्थान को कहा जाता है खांदू गांव बांसवाड़ा। खांदू गांव बांसवाड़ा। तो खांदू गांव बांसवाड़ा से चंबल नदी, ये अपने माही नदी राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। इस तरह से चंबल नदी बेंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। इस तरह से गग्गर नदी टिब्बी गांव हनुमानगढ़ से राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। तो खांदू गांव बांसवाड़ा से अपने माही नदी राजस्थान के अंदर प्रवेश कर गई है। अब माही नदी इस तरह से बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर प्रतापगढ़ से डूंगरपुर, डूंगरपुर से पुणे, बांसवाड़ा और प्रवाहित होते हुए इस तरह से ये खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। यहां अगर अपन इस तरह की बात करें तो ये जो हिस्सा है, इस हिस्से के बाद में ये अपन गुजरात का जो क्षेत्र बनाते हैं, तो उस गुजरात के क्षेत्र में ये जो खाड़ी है, इस खाड़ी को कहा जाता है खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी कहां पर है तो गुजरात के अंदर। ये जो है, ये हिस्सा है कहलाता है कच्छ का रण। कच्छ का रण, जहां पर लूनी नदी आके प्रवाहित होती है, ये हिस्सा पूरा कहलाता है काठियावाड़। तो खंबात की खाड़ी के अंदर लूनी नदी क्या होती है, आके प्रवाहित होती है। तो लूनी अपने खंबात की खाड़ी में माही नदी प्रवाहित होती है और कच्छ के रण में लूनी नदी प्रवाहित होती है। तो इस तरह से मैं अगर करूं तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा हो गया अपने लूनी नदी का, ये हिस्सा लूनी नदी। तो जो लूनी नदी कच्छ के रण में और माही नदी खंबात की खाड़ी में विलीन होती है। अब माही नदी, तो माही नदी इसे वागड़ की गंगा कहते हैं। वागड़ की गंगा, मैंने बताया व्याघ्र खुले रूप में विचरण करते थे, व्याघ्र से व्याघ्रवार बना, व्याघ्रवार से वागड़ बन गया, तो इसे वागड़ की गंगा कहते हैं। ये जो एरिया है, ये इस एरिया को कांठल कहा गया है। माही नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण कि कांठा किनारे को कहते हैं, तो माही नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण इस एरिया को कांठल कहा जाता है। और कांठल एरिया में प्रवाहित होने के कारण इस माही नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है। तो कांठल की जो गंगा है वो किसे कहते हैं, माही नदी को कहा जाता है। तो माही नदी को वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, राजस्थान की दूसरी नित्यवाही नदी, चंबल के बाद राजस्थान में दूसरी जो बारहमासी नदी है वो कौन सी है, माही। तो वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, नित्यवाही नदी। इसे कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, दक्षिण से दक्षिण, इस तरह से कर्क रेखा
जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है वो माही नदी उसे 2 बार काटती है। कर्क रेखा डूंगरपुर के दक्षिणी हिस्से से कुशलगढ़ बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, फिर इसका एक क्वेश्चन बन जाता है कि दक्षिण से दक्षिण में आने वाली नदी, तो दक्षिण से दक्षिण में आने वाली नदी कहा जाता है। और एक कहते हैं कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, नित्यवाही नदी, दक्षिण से दक्षिण में जाने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है, और इसे दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसे दक्षिणी राजस्थान की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। क्यों? क्योंकि ये दक्षिणी राजस्थान को जो जलापूर्ति करती है, आदिवासी क्षेत्रों में जलापूर्ति करती है, इसी कारण इसे दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासी जो जनजातियां हैं, उस जनजाति उपयोजना के तहत माही नदी के ऊपर बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में एक बांध बना हुआ है जिसे कहते हैं माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध, ये जो माही बजाज सागर बांध है ये है बोरखेड़ा, और बोरखेड़ा कहां पर? अपने बांसवाड़ा के अंदर। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि राजस्थान में भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा जो बांध है वो माही बजाज सागर बांध है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। राजस्थान में जो भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध, ये जो भराव क्षमता में नहीं है, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। अगर अपन यह बात करें कि राजस्थान में भराव क्षमता की दृष्टि से जो सबसे बड़ा बांध है वो है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर, और राणा प्रताप सागर है अपने भेंसरोडगढ़ में, और भेंसरोडगढ़ कहां पर? अपने चित्तौड़। तो भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर, भेंसरोडगढ़, चित्तौड़, जबकि सबसे लंबा बांध जो है वो है माही बजाज सागर बांध। इस माही की एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है जाखम नदी। जाखम नदी, ये जो जाखम नदी है ये छोटी सादड़ी की पहाड़ियां और भंवर माता के जंगल, भंवर माता के जंगल कहां से? प्रतापगढ़ से। तो छोटी सादड़ी की पहाड़ियां, भंवर माता के जंगल और प्रतापगढ़ से जाखम नदी का उद्गम होता है। ये जाखम नदी सीता माता अभ्यारण्य से प्रवाहित होती हुई वेणेश्वर डूंगरपुर में, वेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर ये माही नदी में विलीन हो जाती है। तो ये जो स्थान है ये स्थान है वेणेश्वर, और वेणेश्वर कहां पर? डूंगरपुर। ये राजस्थान का सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम है। और कौन कौन सी नदियां हैं? तो सोम, माही और जाखम। तो जो सोम नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम होता है यहां से, और इस जगह को कहते हैं बिच्छू मेढ़ा की पहाड़ियां। बिच्छू मेढ़ा की पहाड़ियां, और बिच्छू मेढ़ा की जो पहाड़ियां हैं ये है उदयपुर में। तो बिच्छू मेढ़ा की जो पहाड़ियां हैं उदयपुर, यहां से उद्गम होता है सोम नदी। तो ये जो नदी है इसका नाम है सोम नदी। तो सोम नदी का जो उद्गम होता है बिच्छू मेढ़ा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है, और भंवर माता की पहाड़, भंवर माता के जंगल, छोटी सादड़ी की पहाड़ियों से जाखम नदी, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम बनता है वेणेश्वर डूंगरपुर। वेणेश्वर यानी कि नदियों के ईश्वर। 3 नदियां सोम, माही और जाखम नदियां यहां पर प्रवाहित होती है, इकट्ठी होती है, संगम है यहां पर, इसलिए वेणेश्वर
पे जो माघ पूर्णिमा को मेला पड़ता है, इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। वेणेश्वर धाम की स्थापना संत माऊ जी ने की थी। वेणेश्वर धाम है, अगर मैं कहूं कि वेणेश्वर, इस वेणेश्वर धाम की स्थापना संत माऊ जी ने की थी। संत माऊ जी को पागल संत कहा जाता था। संत माऊ जी ने चोपड़ा ग्रंथ लिखा था। संत माऊ जी का जन्म सावला गांव डूंगरपुर में होता है। संत माऊ जी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। इन्हें कल्कि अवतार के रूप में पूजा जाता है और इनकी रजत प्रतिमा वेणेश्वर धाम पहुंचती है, तभी वेणेश्वर मेले का प्रारंभ होता है और वेणेश्वर मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा को। और ये वेणेश्वर राजस्थान का सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम। वेणेश्वर धाम की स्थापना संत माऊ जी ने की थी। इन्हें पागल संत भी कहा जाता है। इन्होंने चोपड़ा ग्रंथ लिखा। सावला गांव डूंगरपुर में इनका जन्म होता है। सावला गांव डूंगरपुर से संत माऊ जी की रजत प्रतिमा जब वेणेश्वर धाम पहुंचती है, तभी यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेले का प्रारंभ होता है। इन्हें कल्कि अवतार के रूप में पूजा जाता है और इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। इस माही नदी के ऊपर गुजरात के अंदर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है कडाणा बांध। कडाणा बांध, तो कडाणा बांध कहां पर? गुजरात के अंदर किस नदी पे बना हुआ है? माही नदी के ऊपर बना हुआ है। अब अगर माही नदी की अपन विशेषताओं की बात करें तो माही नदी दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा, वागड़ की गंगा, काठल की गंगा कहा जाता है। ये चंबल के बाद राजस्थान की दूसरी नित्यवाही नदी या बारहमासी नदी है। इसे दक्षिण से दक्षिण की ओर जाने वाली नदी भी कहा जाता है। इसे कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भी कहा जाता है। माही नदी राजस्थान के अंदर केवल 171 किलोमीटर प्रवाहित होती है। माही नदी का उद्गम होता है अल्मोरू की पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वतमाला, मेहद झील, एमपी से खांडू बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में बांसवाड़ा से डूंगरपुर, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़, ये जो एरिया है ये है प्रतापगढ़। इस प्रतापगढ़ में, इस एरिया में यानी कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इस एरिया में माही नदी के प्रवाह वाले 56 गांवों का मैदानी भूभाग स्थित है, इसलिए इसे 56 का मैदान कहते हैं। तो 56 का मैदान कहां है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का माही नदी के प्रवाह वाला जो क्षेत्र है उसे अपन 56 का मैदान कहते हैं। 56 की पहाड़ियां सिवाना पर्वतमाला, नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में है, जिसकी हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर सिवाना का किला बना हुआ है। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर, सिवाना बाड़मेर, 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य फैला हुआ। 56 गांवों का मैदानी भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। तो बांसवाड़ा से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से डूंगरपुर, डूंगरपुर से पुनः बांसवाड़ा और फिर खंभात की खाड़ी में विलीन होती है। गुजरात में इसके ऊपर कडाणा बांध और राजस्थान में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। माही बजाज सागर राजस्थान का सबसे लंबा बांध। बराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर, बेंसवाड़गढ़, चित्तौड़। ये जो जाखम नदी है, इस जाखम नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है प्रतापगढ़ में, जिसका नाम है जाखम बांध। ये जाखम बांध 81 मीटर ऊंचा है। अब ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। तो जाखम बांध कहां पर है? प्रतापगढ़ के अंदर है, 81 मीटर ऊंचा है, जाखम नदी के ऊपर है, जनजातीय उपयोजना के तहत निर्मित बांध। तो जनजातीय उपयोजना के तहत निर्मित बांध जाखम बांध कहां पर है? प्रतापगढ़ में। किस नदी पर? जाखम नदी पर। कितना ऊंचा है? 81 मीटर ऊंचा है, इसलिए इसे राजस्थान का भाखड़ा नागल कहते हैं। राजस्थान का भाखड़ा नागल। तो राजस्थान का भाखड़ा नागल जो उपनाम है वो किस बांध का उपनाम है? जाखम बांध, जाखम नदी पर
प्रतापगढ़ में 81 मीटर ऊंचा जनजातीय उपयोजना के तहत निर्मित राजस्थान का बागड़ा नागर। बहाव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बेसरोडगढ़ चित्तौड़ के अंदर किस नदी के ऊपर? चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध जो बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। इस माही बजाज सागर बांध के यहां पर राजस्थान की प्रथम जल विद्युत और जल विद्युत केंद्र कौन सा? पहला। तो राजस्थान की प्रथम जल विद्युत परियोजना, राजस्थान का प्रथम जल विद्युत केंद्र, राजस्थान की प्रथम जल विद्युत परियोजना कहां बनाई गई? माही बजाज सागर। प्रथम जल विद्युत परियोजना माही बजाज सागर बांध। राजस्थान की दूसरी जल विद्युत परियोजना कोटा बैराज कोटा के अंदर। तो राजस्थान की दूसरी जल विद्युत परियोजना कोटा बैराज कोटा। राजस्थान की प्रथम जल विद्युत परियोजना माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा। इस माही बजाज सागर बांध से आगे एक छोटा पिकअप बांध बना है जिसे कहते हैं कागदी पिकअप बांध। तो कागदी पिकअप बांध भी कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर। ये एक पिकअप बांध है, किसी भी नदी के जल का उपयोग किया जाता है और अतिरिक्त जल अगर बचता है तो उसे पिकअप बांध कहते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा पिकअप बांध कोटा बैराज कोटा के अंदर। राजस्थान में चंबल नदी पर, गांधी सागर एमपी में, फिर बेसरोडगढ़ चित्तौड़ में, राणा प्रताप सागर बेसरोडगढ़ चित्तौड़ बहाव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध, फिर जवाहर सागर कोटा और फिर कोटा बैराज कोटा। कोटा बैराज कोटा राजस्थान का सबसे बड़ा पिकअप बांध जिससे दाई और बाई नहरें निकाली गई। और कोटा बैराज कोटा राजस्थान की द्वितीय जल विद्युत परियोजना। पहली जल विद्युत परियोजना माही बजाज सागर बांसवाड़ा। तो कागदी पिकअप ईयर बांसवाड़ा के अंदर है। अगर अपन आगे बात करें तो तीन जो छोटी नदियां हैं इसका नाम है अनास, चाप और हारण। अनास, चाप और हारण ये भी माही की सहायक नदियां हैं। और बांसवाड़ा के अंदर माही नदी के ऊपर एक त्रिवेणी संगम बना है जो किन किन नदियों का है? अनास, चाप और हारण नदियों का है। तो बनास, चाप और हारण नदियों का त्रिवेणी संगम बांसवाड़ा में, वेणेश्वर डूंगरपुर में सोम, माही और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम वेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा, कागदी पिकअप ईयर बांध बांसवाड़ा और कडाना बांध अपने गुजरात के अंदर है। माही जो नदी है, इस माही नदी में एक छोटी नदी है जिसका नाम है ईरू नदी। ईरू नदी, ये जो ईरू नदी है माही बजाज सागर बांध से पहले ही ये माही नदी के अंदर मिल जाती है। तो ईरू नदी माही बजाज सागर बांध से पहले माही नदी के अंदर मिल जाती है। ये अपने को थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो माही की सहायक नदियां ईरू, जाखम, सोम, अनास, चाप, हारण और एक सहायक नदी है जिसको कहते हैं मोरेन। मोरेन। तो ये माही की सहायक नदियां हैं। अगर मैं आपको बताऊं ये जो सोम नदी है, इस सोम नदी के ऊपर डूंगरपुर में, सोम नदी पर डूंगरपुर में सोम, कमला और अंबा परियोजना बनाएगी। तो सोम, कमला और अंबा जो परियोजना है वो डूंगरपुर में किस नदी के ऊपर बनाई गई है? सोम नदी पर। कमला और अंबा गांवों में परियोजना बनाई गई है, इसलिए इसे सोम, कमला, अंबा परियोजना कहा जाता है जो कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर। बांसवाड़ा के अंदर
गोटिया अंबा, गोटेश्वर महादेव और अंबा पार्वती का मंदिर होने के कारण गोटिया अंबा परियोजना कहाँ पर? बांसवाड़ा के अंदर। सोम कमला अंबा परियोजना कहाँ पर? डूंगरपुर के अंदर, जो सोम नदी। इस सोम नदी के किनारे के ऊपर डूंगरपुर में ही एक मंदिर है जिसको कहते हैं देव सोमनाथ का मंदिर। देव सोमनाथ का मंदिर, और कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर। देव सोमनाथ का मंदिर डूंगरपुर में है, सोम नदी के किनारे के ऊपर है। यहाँ पर चूने का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। राजस्थान में चूने का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। और ऐसा जो दुर्ग है जिसकी छत लकड़ी की है और चूने का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है, सोनारगढ़ जैसलमेर के लिए। तो सोनारगढ़ जैसलमेर की छत लकड़ी की बनी हुई है और चूने का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। इसी तरह से देव सोमनाथ का मंदिर जो डूंगरपुर में है, यहाँ पर भी चूने का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया है। ये जो बिच्छू मेढ़ा की पहाड़ियाँ हैं, ये दुलेव गांव में है। दुलेव, और दुलेव है अपने उदयपुर में। तो दुलेव गांव उदयपुर के बिच्छू मेढ़ा की पहाड़ियों से नदी आती है और उस नदी का नाम है सोम नदी। दुलेव जो उदयपुर है, यहाँ पर आदिनाथ जी की एक प्रतिमा स्थापित है, जिन्हीं आदिनाथ जी को ऋषभ देव जी के नाम से जाना जाता है। तो जो ऋषभ देव जी का मंदिर है वो दुलेव उदयपुर के अंदर है, जिन्हें जैन आदिनाथ जी कहते हैं। काली मूर्ति होने के कारण उन्हें भील काला जी कहते हैं, और केसर से पूजा होने के कारण उन्हें केसरिया नाथ जी भी कहा जाता है। केसरिया नाथ जी, आदिनाथ जी, काला जी या ऋषभ देव जी, जिनका मंदिर दुलेव उदयपुर में है, यहाँ पर चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला पड़ता है। वैसे नवरात्रे शुक्ल पक्ष में आते हैं। पहला नवरात्र चैत्र शुक्ल एकम से नवमी, दूसरा नवरात्र अश्विन शुक्ल एकम से नवमी। मगर जो केसरनाथ जी का जो मेला है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को पड़ता है, और चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही शीतला माता का मेला पड़ता है चाकसू जयपुर के अंदर, सील की डूंगरी पर। बासुड़ा त्योहार, उनका जो प्रतीक चिन्ह मटका है शीतला माता का, वाहन उनका गदा है और पुजारी उनका कुम्हार है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही मारवाड़ क्षेत्र में गुड़रा नृत्य का आयोजन होता है। तो जो दुलेव है, यहाँ से उद्गम होता है सोम नदी का, जाखम नदी का उद्गम होता है छोटी सादड़ी की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़ से। ये नदी सीता माता अभयारण्य में बहती है। सीता माता अभयारण्य, तो सीता माता अभयारण्य से होकर प्रवाहित होती है जाखम नदी। नालेश्वर, करमोई, सीता माता और जाखम नदियां सीता माता अभयारण्य से होकर प्रवाहित होती है। मानसी और वक्कल नदियां फुलवारी की नाल अभयारण्य से होकर प्रवाहित होती है। बस्सी अभयारण्य से बामनी और उरई नदी प्रवाहित होती है। चंबल नदी जवाहर सागर अभयारण्य, चंबल अभयारण्य और भैंसरोडगढ़ अभयारण्य से होकर प्रवाहित होती है। अब अपन बात कर रहे हैं कि जो जाखम नदी है वो सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में है। इन्हें उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है, चीतल की मातृभूमि कहा जाता है। हिमालय के बाद दुर्लभतम औषधियाँ सीता माता अभयारण्य में पाई जाती है। पेड़ों की कोठरी में रहने वाले मेंढक सीता माता अभयारण्य में पाए जाते हैं। हिमालय के बाद दुर्लभतम औषधियाँ सीता माता अभयारण्य में। सिंदूर और सागवान के पेड़ सीता माता अभयारण्य में। यूब्लेरिस नामक सुंदर छिपकली सीता माता अभयारण्य के अंदर। रात्रि में विचरण करने वाला जीव पेंगोलिन पाया जाता है सीता माता अभयारण्य में। और सीता माता अभयारण्य में सीता माता का मंदिर और लव और कुश नाम के गर्म व ठंडे पानी के झरने स्थित है। इसी सीता माता अभयारण्य से जाखम नदी क्या करती है? प्रवाहित होती है। वैसे माही नदी है वो 576 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और राजस्थान में ये 171 किलोमीटर क्या होती है? प्रवाहित होती है। इस तरह से राजस्थान की जो एक प्रमुख नदी है जो माही नदी है, इस माही नदी के बारे में अपन ने जाना है। मैं लगातार मेरे हर वीडियो से आप तक पहुंच बनाए रखूंगा और आपको पूरा का पूरा ये जो संपूर्ण जो राजस्थान है, इस राजस्थान के जीके से आपको इतना
आपकी समीपता, इतना आपके अंदर उस जीके का इन्वोल्यूशन हो जाएगा कि जिस तरह से हम हमारे परिवार का सबका नाम नहीं बोलते, कभी हम अपने घरों में जो अपने खिड़की दरवाजे हैं उनको अपन याद करते हैं, जिस तरह से हमारे घर जिस मोहल्ले में है उनकी गलियां हमें याद रहती है, अपने शहर की गलियां हमें याद रहती है, उसी तरह से संपूर्ण राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, ट्रेडिशनल और करंट अफेयर्स आपको मैं यूं का यूं अपने माइंड से आपके माइंड के अंदर ट्रांसफर करूंगा। मेरे पे विश्वास बना के रखिए, मेरे किसी भी वीडियो को देखने से मत चूकिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।